कहाँ पे गए क्वेश्चन यार, बहुत पीछे चले गए। I guess last lecture में Disha was not present. Today also she is not present, so I'm not gonna solve the questions. Let's move on to next question. मयंक ने जो पूछा था वो I guess हम लोगों ने solve कर दिया है। फिर वायव्य के questions भी हम लोगों ने solve कर दिए। I guess एक दो question बचे हैं वायव्य के, out of which I guess last question is remaining. Give me a second, guys. ओके, दिशा प्रेजेंट है तो दिशा के करते हैं। लास्ट सेकंड, एक वेट अ सेकंड, वो वायवा का एक क्वेश्चन बाकी है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। आई एम गोना टैग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू गाइस सो दैट यू विल बी एबल टू सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या फिर मैं इसको ग्रुप में फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर सकें। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमें बोला है 3 पार्टिकल्स है, ईच ऑफ मास m एंड ग्राम आर सिचुएटेड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फटाफट इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं। आई हैव x over here, y over here, they have changed the axis, that doesn't gonna change anything। तो ये a हो गया, this particular thing c हो गया, और फिर ये particular particle क्या हो गया, b हो गया। Since this is equilateral triangle, all of these sides will be equal. The moment of inertia of the system about the line ax, okay, perpendicular to ab, मतलब ये जो लाइन दिख रहा है ax, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन फाइंड आउट करना है। सो आई वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ax एंड इन द प्लेन abc जो भी है। तो इन द प्लेन ऑफ abc मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब इट्स नॉट लाइक परपेंडिकुलर, मतलब आउटवर्ड नहीं आ रहा है, उसी प्लेन में। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ट्राइंगल है, वो ऐसे घूमेगा। नाउ यू कुड क्लियरली सी दैट इसमें से ए जो पार्टिकल है वो उसी एक्सिस के ऊपर है। एक्चुअली सिंस दिस इज डिस्क्रीट सिस्टम और मैं इन छोटे छोटे मासेस को बाहर निकाल सकता हूँ, दैट मीन्स आई कुड यूज द फॉर्मूला ऑफ आई एज समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। So this will be m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square. Since सारे particles का mass same है, I can take them common. अभी रही बात r1 की, so as a particle is on this particular line only, so r1 will be 0. b particle कितने distance पे है, l distance पे, so I will write r2 equals to l. And what about this particular distance, ये मुझे पता नहीं, तो r3 find out करने के लिए I need to use some kind of logic, और वो क्या है, L का हाफ, बराबर ना। अगर आप टोटल लेंथ L ले रहे हो तो ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। सो माय R3 विल बी L/2। सो आई एम गोना राइट दैट ओवर हियर, R1 का वैल्यू 0, R2 का वैल्यू L स्क्वायर एंड R3 स्क्वायर का वैल्यू L स्क्वायर बाय 4। सो नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली। 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 4, सो द फाइनल आंसर विल बी 5/4 ml स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। डिस्क्रीट सिस्टम कंसेप्ट यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया। इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो दिशा के क्वेश्चंस करने हैं। मेरा तो यार मिल गया। इसको डॉट नहीं कर सकता क्या मैं, एक फोटो को करना पड़ेगा। सी आई हैव क्रिएटेड अ डॉट इन द मैसेज, तो आपको ये मिल जाए। ये एक क्वेश्चन दिया है, अ प्लेन ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल। आपका रोलिंग मोशन के क्वेश्चन रोटेशनल में से डिलीटेड है क्या? हाँ गाइस, रोलिंग मोशन के क्वेश्चन। हाँ सर। यार फिर मैंने गलती से जीओपी में दे दिए है 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, विल सी। A mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with a velocity v0 at a radius r0. The mass is attached to a string which passes through a smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle as r0/2. The final value of kinetic energy. Okay. This is a little bit tricky question. Actually रेडियस चेंज हो रहा है, दैट इज माय इशू। अगर रेडियस चेंज नहीं होता तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता।
सो व्हाट वी कैन यूज, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है सिस्टम का. Definitely I could think about kinetic energy rotational, which is high I sorry half I omega square. Any other thing that comes in my mind? So kinetic energy rotational का formula है half I omega square. Okay. uh, Oh, or we could use another concept. Yes, 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 yes. Since there is no external torque acting on the system, we could definitely use conservation of angular momentum. और मुझे क्या करना है, मुझे फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, करेक्ट. एंड इफ यू कैन सी, ये फाइनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के टर्म्स में चाहिए. सो यू कुड राइट K2 निकालना है आपको. K1 क्या होगा, K1 सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर होगा. अभी एम वी नॉट स्क्वायर क्यों, क्योंकि उन्होंने स्पीड को वी नॉट दिया है. अभी देखो, since there is no external torque acting in the system, so that is why आपका जो angular momentum है वो conserve रहेगा. That means L1 equals to L2. By that logic, your M1 V1 R1 equals to M2 V2 R2. एज यू कैन सी अपना मास तो कांस्टेंट ही है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. V1 आपका V0 है और R1 आपका R0 है. डायग्राम में देखोगे तो दे हैव गिवन दिस डिस्टेंसेस लाइक दैट. और V2 उन्होंने क्या बोला है कि इंक्रीज ग्रेजुअल एंड मिनिमम सर्कल्स. कितना स्पीड इंक्रीज हो रहा है रेडियस कुछ प्रोसेस में, स्पीड के बारे में कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया है ना. सो आई एम गोना राइट इट एज V2 ओनली. एंड व्हाट अबाउट R2 हाफ हो रहा है R0 by 2. So you could cancel R0. We will get V2 is equals to 2 times V0. बस इतना समझने के बाद आपका काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी हाफ एम V2 स्क्वायर. हाफ इंटू एम V2 के जगह आएगा 2 टाइम्स V0 का स्क्वायर. सो दैट विल बी हाफ इंटू एम 4 V0 स्क्वायर. तो देखो अभी ये 4 बाहर आ गया. दिस विल बी हाफ एम V0 स्क्वायर. तो के टर्म्स में चाहिए एम V0. ओके, 2 कैंसल. So we will get 2 mv naught square as final answer. तो इसकी जरूरत नहीं थी. I thought कि मुझे k के टर्म्स में निकालने के लिए हेल्पफुल रहेगा. So the final answer that we are getting K2 final kinetic energy is 2 mv naught square. क्यों यूज किया, देखो कभी भी अगर समझो आपका साइज चेंज हो रहा है ना, साइज रेडियस चेंज हो रहा है और समथिंग लाइक दैट, आर्म्स क्लोज ला रहे हैं हम लोग और समथिंग लाइक दैट, वेट में चेंजेस हो रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपको हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूटिलाइज करना है. Let us move on with the next question. That is उसका सेकंड क्वेश्चन है. देखो उस डॉट के नीचे उसने सिक्स्थ को मार्क करके रखा है. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. A uniform rod AB of length L and mass M is free to rotate about a point A. The rod is released from the rest in the horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod is about A is ml square by 3, the initial angular acceleration of the rod is, and there are no options available. वाओ, पता नहीं क्यों बट ऑप्शन हिडन है. तो ये बेसिकली एक रॉड की बात हो रही है यहाँ पे. सो दिस इज द रॉड दे आर टॉकिंग. है ऑप्शंस. अच्छा उसके नीचे है. अरे हाँ, एक मिनट, मुझे क्यों नहीं दिख रहे फिर. उसी पेज पे है कि दूसरे पेज? सर उस पेज पे साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर पे. अच्छा ओके, थैंक्स. हाँ, तो आपको बेसिकली क्या बोला है, आपको ये रॉड दिया है और ये जो रॉड है वो रॉड का लेंथ L है. एंड ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. तो ये जो रॉड है वो स्पिन होने वाला है ऐसा. सो लेट्स से इट इज गोना रोटेट, या फिर इट इज गोना रोटेट अबाउट दिस एक्सिस. तो ये एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो रॉड नीचे गिरेगा. Achal is giving me answer directly. How to solve this particular question? Let us see. So you see guys, torque का जो formula होता है that we can use. Extremely sorry. तो torque का जो formula है that we could use is simply I alpha. एक मिनट, आवाज क्यों आ रहा है? तो टाउ का जो फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ वो है आई अल्फा. अभी टाउ का दूसरा एक फॉर्मूला होता है विच इज नोन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये आई अल्फा हो गया. अभी देखो यहाँ पे एल को थोड़ा ऊपर बना देता हूँ. आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग एज स्मूथली एज पॉसिबल. वेट जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेता है.
In this case, center of mass is at the center. So instead of F, you could write mg, and r, that is perpendicular distance between pivot point. Pivot point is that point जहाँ से rotation होता है. So pivot point और mg के बीच का distance is length divided by 2. So आपका r हो जाएगा L by 2. So you can write L by 2 over here. I is already given, that is ml square by 3 because it is rotating about end, and alpha आपको निकालना है. Now rest is easy calculation. 1L cancel, M cancel, and you will get alpha as 3 by 2 G by L, something like that. And that is definitely option C. तो ये हो गया तेरा एक और question solve. Let us solve next question. Diagram दिया है उन्होंने. A solid sphere of radius r is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force F is applied at height h from the lowest point for the maximum acceleration of center of mass, which is correct. System of particles and rotation, h equals to r, h equals to 2r, h equals to 0. Maximum acceleration निकालना है ना अपने को. मान के चलो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये रोलिंग पॉइंट है ग्राउंड वाला, तो फोर्स अप्लाइड किया है h हाइट पे, that is like this. F is applied at the height of h. Maximum acceleration of the center of mass, which is correct. Acceleration तो a equals to r alpha होता है ना, तो definitely a, अगर अल्फा कांस्टेंट रह रहा है रोटेशन का, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो a is directly proportional to r. So greater the value of r, greater will be the value of a. So I guess the answer will be h equals to 2r. जो बी ऑप्शन है ना, वो वही आंसर है क्या सर अभी आपने बोला कि r कांस्टेंट है, तो वो r इंक्रीज कैसे होगा? r कांस्टेंट नहीं है. r क्या होता है? r डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ये. अभी फॉर एग्जांपल मैंने अल्फा कांस्टेंट बोला, r का वैल्यू h है ना. अभी यहाँ पे देखना, ये पर्टिकुलर फोर्स के लिए r का वैल्यू h है. अगर समझ ऊपर फोर्स लग रहा है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स h. समझ रही है? बिकॉज वो सेंटर ऑफ मास से डबल हो रहा है. अगर समझ r का वैल्यू फोर्स यहाँ पे लगता तो r का वैल्यू फोर्स यहाँ पे लगता तो r का वैल्यू और कम हो जाता. इज इट क्लियर? r का वैल्यू चेंज हो रहा है, अल्फा का वैल्यू सेम रहता है. ओके सर, लेकिन ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना. D option है answer. करेक्ट. सो दे आर आस्किंग फॉर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, एंड दैट इज व्हाई वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता सेंटर ऑफ मास के लिए. तो वहां पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, विच इज एक्चुअली विच एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल, जो भी आप बोलो. तो अगर आप सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला देखोगे तो, एक मिनट, सेंट्रीपिटल एक्चुअली सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड ही नहीं होगा अगर आप एक्सेलरेशन वाइज देखोगे तो. सो देयर इज एक्चुअली नो रिलेशन बिटवीन दिस h एंड r. रीजन बता दो आपको. एक मिनट ना 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 वो एड़ा बनाया हम लोगों को. मैंने क्वेश्चन एकदम एक वर्ड मिस कर दिया. दे आर टॉकिंग अबाउट स्मूथ सरफेस. ओके, जब स्मूथ सरफेस की बात होती है, दैट मींस देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व, एंड इफ देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व तो ऑब्जेक्ट रोल ही नहीं हो रहा है. और अगर ऑब्जेक्ट रोल ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं ना टेंजेंशियल वाला. तो उसका रोलिंग ही नहीं हो रहा है. जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा ना ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट में, तब तक देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ रोलिंग. सो अगर समझो नो फ्रिक्शन है तो नो रोलिंग है, नो रोलिंग है, दैट मींस नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता. गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? दिस इज द रीजन. तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, हम लोगों को ऐसे दिया है उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डिस्क इज रोलिंग, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज vcm. Which one will be? बोला है ना नो रिलेशन h and r. हाँ, कौन सा?
अरे बट h इक्वल्स टू r, वहां पे क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस h, बट एक्सेलरेशन वेरी नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो रिलेशन किधर से आया? पॉइंट समझा नहीं तुझे? अगर वेरी नहीं हो रहा है तो आया कहाँ से? है ही नहीं ना वो कंसेप्ट। A disk is rolling, the velocity of it is vcm. Mike, which one will be correct? तो हमें लिया एक डिस्क रोल कर रहा है, the velocity of center of mass is vcm, which one will be correct? Velocity of highest point is 2 vcm and at the point of contact is 0. The velocity at the highest point is vcm and at the point of contact is vcm. The velocity at the highest point is 2 vcm and at the point of contact is vcm. ए ऑप्शन है इसका, डिस्क रोल कर रहा है, वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि मैं रीजन बताता हूँ इसके पीछे का, मुझे कैसे पता है। मान के चलो आपने एक स्फीयर कंसिडर किया है यहाँ पे, या फिर सर्कल, जो भी रोल कर रहा है, डिस्क, जो जो बोलना है वो बोलो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है वीसीएम, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ओमेगा सेम रहता है। अगर मान के चलो हमें निकालना है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्पीड, दैट इज वी एट द टॉप, ओके। तो टॉप का अगर स्पीड निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू ओमेगा, ओके। बट ओमेगा तो सेम रहने वाला है। पहले वीसीएम का डिस्कशन कर लेते हैं, वीसीएम का फॉर्मूला बना देते हैं। तो यू नो दैट वीसीएम इज एक्चुअली r इंटू ओमेगा। व्हाट इज r? द डिस्टेंस मेजर्ड लाइक दिस। तो बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक अगर आप वी टॉप देखोगे तो आपका r तो ये डिस्टेंस हो रहा है, दैट इज 2 टाइम्स r। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे r नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2r into omega. So if I'm writing it as 2r omega, you already know that r omega is VCM. तो टॉप पे आपका 2 VCM हो जाता है। बॉटम पे at this particular point there is no velocity, क्योंकि फोर्सेस at this particular point कैंसल होते हैं एक दूसरे के साथ। एक होता है रोलिंग का फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन का फोर्स। दैट इज वाई सिर्फ इसी पॉइंट पे सिर्फ एक बॉटम वाले पॉइंट पे ही आपका वेलोसिटी 0 होता है। तो ये चीज याद रखो। बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक देन वेलोसिटी एट द बॉटम विल बी इक्वल्स टू 0। और इसको आप r ओमेगा से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस डेटम लाइन एंड r? अगर आपका पॉइंट यहीं पे है तो r का वैल्यू वैसे भी 0 होने वाला है, तो इट इज 0 इंटू ओमेगा, दैट इज 0। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। सर बी दिया ना। अरे यार क्या फालतूगिरी है। The velocity at the highest point is VCM and at the point of contact, अब मेरे को फिर से देखना पड़ेगा। Why are they not following proper logical JEE वाले formulas? Yeah, anybody wants to tell? सर शायद से वो लोग ने ना डेटम लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से लिया है। बट जहां तक मुझे पता है कि मेरा आंसर तो करेक्ट ही होना चाहिए। मतलब जितना मैंने ये टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ा है 2 VCM and 0। आई डोंट नो, आंसर यही होना चाहिए। ए ही होना चाहिए। अरे बी आंसर इनकरेक्ट है। मैं चाहे तो ऑनलाइन सर्च करता हूँ, वेट अ सेकेंड। गॉट इट। ये इनका आंसर ऑप्शन बी ही है, बट इनका बी ऑप्शन ऐसे है, देख। वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2 VCM एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। अपना वो ऑप्शन ए है, तो इन्होंने रॉन्ग आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रोलिंग के ऊपर है। रोलिंग नहीं आ रहा है बोल रहे हो ना तुम लोग? कि बताओ ये क्वेश्चन रोलिंग वाला, फटाफट बोलो। मेरे को जाना है, मतलब लाइक दूसरे टॉपिक करने जाना बोल रहा हूँ। सर रोलिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते, कल के पेपर में क्वेश्चन था, वो नहीं है मुझे। आते मतलब मैंने डाला था तो आएगा ही ना। A solid sphere is rolling on a frictionless surface shown in the figure with a translational velocity v meter per second. If sphere climbs up to the height, then value of v should be। देखो इमेजिन करो ये आपका स्पीयर, ये ग्राउंड है, ब्ला 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 ब्ला। ये स्पीयर ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी, ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, ये हाइट h है। अभी ध्यान से समझ, जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी रोलिंग होगा उतना तेरा कन्वर्ट होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ हाफ mv स्क्वायर, उसके बाद 1 +
k square upon r square equals to potential energy mgh. Do we need to remember formula? Yes. तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का फॉर्मूला आपको मिल गया, mgh मिल गया. अभी क्या करोगे आप? तो अभी आप k का वैल्यू पुट करोगे. ऑब्जेक्ट क्या है? सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर के लिए k का वैल्यू होता है √3/5r. करेक्ट? ओके. मैं इतनी हंस के बोल रहे, उसको पता है सर ने जानबूझ के किया. तो हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर के जगह 2/5 r स्क्वायर हो गया, अपॉन में r स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू mgh. सी व्हाट इज गोना हैव, r स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2/5 7/5 होता है डियर. करेक्ट? तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh. क्या हो गया? m कैंसिल, तो ये बाकी सारे टर्म्स वो साइड शिफ्ट करवा दोगे आप अभी. तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10gh अपॉन 7. और कुछ बचा है क्या? नहीं. तो अगर आपको समझो अभी स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो v विल बी √10/7 इंटू gh. ये होता है मिनिमम वेलोसिटी. इतना तो चाहिए. आप इससे ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो भी ऑब्जेक्ट आपका ऊपर चला जाएगा. सो दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज v ग्रेटर देन इक्वल टू √10/7 gh. हो गया सॉल्व. और कौन से वैरायटी वाले क्वेश्चन आते हैं रोलिंग में? एक एक्सेलरेशन वाले आते हैं, एक वेलोसिटी वाले आते हैं. तो अगर समझो आपको स्लोप दिया है और स्लोप पे ऑब्जेक्ट आ रहा है विद सम वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी इज गिवन बाय √2gh 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला हो गया है ना. कल का सम भी करवा, मेरे को फोटो भेज देगी तो मैं अभी तुरंत करवा दूं. नेक्स्ट अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. बस था, खाली तेरे को ऑब्जेक्ट के हिसाब से k का वैल्यू चेंज करना, यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके. अभी दिशा का लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे. 3 ब्रिक्स ऑफ मेरे भी रोटेशनल के क्वेश्चंस है. कौन से? अरे इसके भी सॉल्व करने हैं, आंचल के भी सॉल्व करने हैं. मैं सिर्फ रोटेशनल के क्वेश्चन 12:15 तक सॉल्व करने वाला हूँ. आफ्टर दैट जितने भी बचे वो स्किप इन द सेंस आई विल ट्राई टू मतलब गिव दिस दैट सॉल्यूशन इन रिटर्न. रोलिंग विद स्लीपिंग एंड रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में क्या डिफरेंस है? रोलिंग विद स्लीपिंग में देयर इज स्लाइडिंग मोशन इन्वॉल्व. तो मतलब ऑब्जेक्ट तेरा रोल भी होता है और स्लाइड भी होता है. बेसिकली कैसे होता है बताए? विद स्लीपिंग अगर तू कंसिडर करेगे ना, प्योर रोलिंग मतलब प्रॉपर एकदम रोलिंग वाला है. और अगर विद स्लिप इंट्रोड्यूस करेगी तो ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड भी हो रहा है बीच बीच में. मतलब सिर्फ रोल नहीं हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, रोल हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, रोल हो रहा है. तो आपको कौन से क्वेश्चंस पे आते हैं नीट लेवल पे? रोलिंग वाले. रोलिंग विद स्लाइडिंग वाले टफ क्वेश्चन नहीं आते. ओके. तो आपको सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है. तो ये 48 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अभी. देखो 3 ब्रिक्स एंड ईच ऑफ लेंथ L एंड मास M. So they have given 3 bricks each of length L and mass M arranged as shown in figure. तो आपने फिगर तो देख ही लिया होगा. The distance of the center of mass of the system from the wall is how much? तो हमें obviously center of mass का distance निकालना पड़ेगा. Now how to solve this particular thing? Let me think. अरे डायग्राम के बिना नहीं सॉल्व हो पाएगा. आई हैव टू क्रिएट दिस डायग्राम. तो अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटर ऑफ मास सिस्टम का निकालना है. बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले इंडिविजुअल निकालते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट समझो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है. तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 का सेंटर ऑफ मास समवेयर ओवर हियर होगा. अगर समझो ऑब्जेक्ट नंबर 1 का लेंथ L है तो उसका सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा L/2. तो आपका x1 का वैल्यू हो गया L/2. इसके ऊपर एक और रॉड रखा हुआ है L2 वाला. तो मैं वो रॉड अभी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ. तो आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर. ओके. तो आपको अभी इस पर्टिकुलर रॉड का सेंटर ऑफ मास देखना है. जो डायग्राम देख के ही पता चलता है कि यहाँ पे समवेयर होगा. तो यू कुड क्लियरली सी कि अगर आप ओरिजिन से देखोगे तो ओरिजिन से वो L डिस्टेंस पे है L. तो आप लिखोगे योर x2 विल बी एट द डिस्टेंस L. फिर उसके बाद अगर आप एक और रॉड देखोगे तो वो वाला रॉड थोड़ा सा अलग वे से बनाया है उन्होंने, लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ बनाया है. व्हाट माय पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि अगर आप अभी इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो समवेयर ओवर हियर आएगा. तो अगर आप लॉजिकली देखने की कोशिश करोगे तो ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे था L.
और ये कितने डिस्टेंस, मतलब ये गैप अगर आपको मिल गया ना तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट अभी गैप क्या लगता है आपको गाइस, कितना गैप होगा ये अंदाजे से, एल के टर्म्स में बोलो, एनी आइडियाज? मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रहा? हेलो, आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग? L/2 कैसे होगा? L/2 तो तेरे को दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/2 है। क्या ये इतना बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है तेरे को? उसका हाफ होगा वो, L/4। हाँ, सो दैट मीन्स आपका जो x3 है that will be equals to ये L जितना लेंथ प्लस L/4, so it will be L plus L/4, so that will be, if you try to solve it, it will be pi L/4। तो अभी आपको अगर समझो XCM निकालना है तो नाउ द फॉर्मूला विल बी M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 अपॉन एडिशन ऑफ M1 plus M2 plus M3। अभी जो x1 x2 x3 हम लोगों ने निकाला था उसको पुट कर दो, एंड once you put this particular thing you will get the final answer। हो गया ये सॉल्व। ये कल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले। अभी टॉपिक रोटेशनल मोशन है, 27 जो आपको आया था वो वाला। एक स्पीयर है, वो रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइन इंक्लिनेशन ऑफ एन एंगल 30 डिग्री पे। तो लेट अस से ये हो गया, फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर व्हेन इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 70/5। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, s 75/5 मीटर। ऑब्वियसली जी का वैल्यू भी आपको प्रोवाइडेड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ एंगल 30 दिया है। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। अच्छा सर, आपके दिमाग में एक्सेलरेशन क्यों आया? क्योंकि मुझे फाइनल स्पीड निकालना है, इनिशियल स्पीड 0 है, सो आई कुड डेफिनेटली यूज v² = u² + 2as। सर आपने डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों नहीं किया? क्योंकि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है वो एंड वेलोसिटी देता है, समझ रहे हो, एंड। और मुझे थोड़ी पता है कि ये 70/5 कितना लॉन्ग है, मे बी 70/5 यहाँ पे भी हो सकता है ना, so यहाँ पे डिस्टेंस एंड होता है। so definitely I cannot use direct velocity का formula, so what I'm gonna do, I'm gonna first calculate acceleration because that is the unknown quantity over here। so let us try to find out acceleration। so g sin 30 मतलब हाफ हो जाएगा वो, क्योंकि पता ही है आपको। 1 + स्पीयर है, तो स्पीयर है ना, स्पीयर, तो k का वैल्यू हो जाता है आपका √2/5 r, तो उसका स्क्वायर मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 2/5 बचने वाला है, तो फिर ये 7/5 होने वाला है। तो g का वैल्यू 10/2 5 अपॉन 7/5। अगर बोला नहीं है तो सॉलिड ही लेते हैं हम लोग, ये बताया था मैंने। if they have not given then you have to choose only and only solid sphere। हॉलो नहीं लेना है, हॉलो स्पेसिफिकली बोलते हैं वो। तो अभी ये 7/5 हो गया, तो ये 25/7 हो गया एक्सेलरेशन। और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ये प्लस में ही रहेगा। v² का वैल्यू पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। u 0 है, 2 × a का वैल्यू 25/7 और ये देख 70/5। उन्होंने डेटा भी ऐसा दिया है कि कैंसल आउट हो सके। so 7 1 7 10 5 1 5 2 25 2 50 50 2 100। so v² will be 100 and therefore रूट निकालने के बाद आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया सॉल्व। डेफिनेटली नीट लेवल का क्वेश्चन था। निकल रहा है, सेम आंसर निकल रहा है। h किधर तेरे को पता है? सर h क्या h लिया? L sin थीटा। हाँ तो फिर ठीक है, तो तूने h बराबर उतना ही लिया, मेरे को समझ गया। तूने इसने क्या किया होगा, शी हैज टेकन h लाइक दिस, उसने सिर्फ छोटा ट्रायंगल कंसिडर किया, तो ये 30 हो गया। फिर तूने पहले h निकाला होगा, फिर h निकाल के तूने सॉल्व किया, तो दैट इज ऑल्सो ओके यार, अच्छा है, चल जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसके क्वेश्चंस हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। AMU मेडिकल 10 10 बोल। The center of mass of a system of 3 particles of masses 1 gram, 2 gram, and 3 gram are taken in the origin and center of
4 points lies at a point 1 2 3. क्या गंदा क्वेश्चन है ये. ठीक है, लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. माइक बंद करो. तो एक सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम हम लोगों को सॉल्व करने का है. और बाकी डेटा उन्होंने बहुत सारा दिया है, दिमाग खराब कर रहे हैं. तो हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग. आपको मासेस दिए है, तो लाइक m1 m2 m3 m4 दिया है आपको. m1 दिया है 1, m2 दिया है 2, m3 दिया है 3 एंड m4 दिया है 4. ओके, वो ग्राम जाने दो, डजंट मैटर. कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है आपको. तो सिस्टम लाइज इन सच दैट तो 4 पार्टिकल सिस्टम लाइज एट द पॉइंट 1, 2, 3. बट 1, 2, 3 क्या प्रोवाइडेड किया है मुझे. वेट अ सेकेंड. सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 पार्टिकल लाइज एट द पॉइंट 1, 2, 3. Where is known to the value of alpha. The position vector of 4 particle. अल्फा किधर दिया है. मतलब मैं समझ गया 1, 2, 3 कैसे करना है, बट 3 पार्टिकल का लोकेशन किधर है. ओरिजिन पे. ओ शिट. ओके. और फिर एक मिनट, फिर बाकी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए है. ओ गॉट इट. नहीं फिट. मेरे को अल्फा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा फिर से. हाँ, अल्फा इंटू दिया है तभी मैं बोलूँ. छे कंफ्यूजन हो गया मेरा. गॉट इट. चलो समझ गया मैं. गाइस क्या बोला है पता है, इसमें से जो 3 पार्टिकल है ना m1 m2 m3 तीनों के तीनों ओरिजिन पे है. और अगर वो ओरिजिन पे है तो उनके कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब x1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 0 हो गया, z1 इक्वल्स टू 0 हो गया. सिमिलरली x2 y2 z2 x3 y3 z3 सारी चीजें 0 होने वाली है. क्यों 0 होने वाली है, क्योंकि उन्होंने उनको ओरिजिन पे कंसिडर करने को बोला है. एंड दैट्स व्हाई आपका सम इजी होने वाला है. लेट मी टेल यू, उन्होंने 1 2 3 क्या दिया है. तो उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट किया है सेंटर ऑफ मास से. तो जो आपका एक्ससीएम का वैल्यू है वो है 1, वाईसीएम का वैल्यू है वो है 2 एंड जेडसीएम का वैल्यू है वो है 3. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने फोर्थ पार्टिकल का डेटा यहाँ पे प्रोवाइडेड किया है. एंड फोर्थ पार्टिकल का मतलब x4 हो जाएगा अल्फा, फिर x5 हो जाएगा, सॉरी y4 हो जाएगा 2 अल्फा एंड z4 हो जाएगा 3 अल्फा. लेट मी टेल यू हाउ आई डिड इट. तो उन्होंने एक वेक्टर दिया है ना, लाइक i प्लस 2j प्लस 3k समथिंग लाइक दैट. आई कैन मल्टीप्लाई अल्फा इनसाइड, आई विल गेट अल्फा i प्लस 2 अल्फा j प्लस 3 अल्फा k. ओके, तो इसमें से अल्फा क्या हो जाएगा आपका, i के साथ है इसीलिए x4, j के साथ जो है y4 और ये है z4. तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए. नाउ आई टेल यू वन थिंग टू सॉल्व, मतलब एक मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना. क्या करना है आपको, आपको YCM का XCM का फॉर्मूला यूज करना है. तो लेट अस यूज XCM व्हिच इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4. बट एज यू ऑलरेडी नो ये स्टार्टिंग की सारी चीजें 0 होने वाली है क्योंकि उनके वैल्यूज ओरिजिन पे है. अपॉन बॉटम पे आएगा चारों पार्टिकल का एडिशन, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. ओके, m4 का वैल्यू कितना है आपका 4, x4 का वैल्यू कितना है अल्फा, अपॉन चारों का एडिशन 1 प्लस 2 3 3 3 6 6 4 10 हो जाएगा. एंड आपको एक्सीएम का वैल्यू भी प्रोवाइडेड है, दैट इज 1. इधर से आपको अल्फा मिल जाएगा 10/4 एंड यू कुड इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर अल्फा टू गेट द फाइनल आंसर व्हिच इज 5/2. खत्म. आपको YCM ZCM करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको एक इसमें ही मिल जाता है. आपको चाहिए तो आप वेरीफाई कर दो YCM ZCM करके, सेम चीज आएगी, बट दैट वुड बी सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम. तो क्वेश्चन जस्ट घुमा फिरा के ट्रिकी वे से पूछा है, कंसेप्ट बाकी सेम है. आफ्टर दैट आंचल के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर शीतल के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
आंचल का ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। आंचल के क्वेश्चन उसी के नीचे मिलेंगे आपको गाइस, डॉट किया है उसी के नीचे। पहले मैं सॉल्व करने वाला हूँ 6th क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई टू मूव ऑन। इफ द लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर इज प्रोपोर्शनल टू x। लीनियर डेंसिटी मतलब लैम्बडा, लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोला है। वेयर इज x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड फ्रॉम दिस एंड इट विल बी। तो समझो आपने अगर समझो यहाँ पे रॉड कंसिडर किया है और इस रॉड का ये वाला एंड है, तो ये वाले एंड से ये डिस्टेंस उन्होंने x बोला है। ओके, वो बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, तो आपको ये x डैश फाइंड आउट करना है, या फिर आपको जो भी डिस्टेंस आप उसको बुलाना चाहते हो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हाउ कैन वी फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग एज, तो लैम्बडा मतलब आपका लीनियर डेंसिटी बोला है, और लीनियर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, मतलब मास, आई कुड यूज दैट लैम्बडा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। तो इनडायरेक्टली ये मास के टर्म्स में बात कर रहे हैं। नो, मे बी सम अनदर वे, वो वाला वही वाला यूज करें क्या यार, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ये जेई का क्वेश्चन है। हाँ चल, नहीं सर, फास्ट ईयर है ये। नीट का है ये। और शायद पुराना क्वेश्चन है ये बहुत, शायद हाँ मेरे को बट ढंग से नहीं याद। ठीक है, बिकॉज द वे आई कुड थिंक ऑफ इट सॉल्विंग इज ओनली इंटीग्रेशन, आई डोंट हैव एनी अदर शॉर्टकट। क्या करना पड़ेगा पता है, पहले तुझे ये लैम्बडा को प्रोपोर्शनलिटी से हटाकर लैम्बडा के एक्स करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट हमें एक और चीज पता है कि लैम्बडा इज एक्चुअली डीएम अपॉन डीएक्स, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज डीएक्स? डीएक्स इज एन एलिमेंट आई हैव कंसीडर्ड सम प्लेस एल्स। तो लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे जो एलिमेंट कंसीडर किया उसका लेंथ डीएक्स है, तो यू कैन राइट योर लैम्बडा को dm अपॉन dx, तो आपका dm क्या हो जाएगा, इट विल बी लैम्बडा टाइम्स dx। ओके, एंड यू ऑलरेडी नो लैम्बडा का वैल्यू, सो योर dm will now become kx dx। okay, so you got the value of dm. Why do I need it? Because this, in this particular system you cannot take out masses, you have to rely on integration, that is continuous system है। so xcm will be integration of xdm upon integration of dm। आपका लेंथ 0 से लेके l तक वेरी होता है, so 0 to l, 0 to l। let us substitute dm का वैल्यू, so you know 0 to l, x के जगह आएगा, सॉरी x तो एज इट इज आएगा, dm के जगह आएगा kx dx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 0 to l into dm। आई गेस रॉड का लेंथ अपने को पूरा दिया है, लेंथ 3 मीटर, so you could substitute it as 3, तो अपर लिमिट आपको 3 मिल गया। आफ्टर दैट k कॉमन है, बाहर आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, so you will get k x क्यूब बाई 3 over here as integration। लिमिट अप्लाई कर, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर उसके बाद dm बाहर आके कैपिटल m हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अच्छा यहाँ पे भी एक मिनट, हाँ यही होगा यार, यही होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे जो डीएम है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा यार, आई कैन नॉट डू इट डबल इंटीग्रेशन, तो ये के एक्स डी एक्स हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो अभी लिमिट अप्लाई कर 0 to 3, सो वंस यू सॉल्व इट यू कैन सी दैट के इज गेटिंग कैंसल्ड, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज 3 क्यूब बाई 3 माइनस 3 क्यूब बाई 3, पहले 3 स्क्वायर, सो दैट विल बी 9, so that will be 9 by 2 minus 0. Now you can solve it further and you will get a final answer that you are looking for. Now will this kind of question will be asked in NEET exam? बिल्कुल नहीं, ये बहुत पुराना है, मेरे को तो पहले देख के लगा कि जेई का क्वेश्चन तो नहीं है, पता नहीं तूने कहाँ से लिख पूछा, बट ठीक है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। उसके नीचे वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, m1 x1 equals to m2 x2 का फंडा यूज करना है। A particle of mass m moves in the xy plane with a velocity v along the straight line AB. If the angular momentum of the particle with respect to origin is LA, when it is at A and LB, when it is at B, then ये क्या फालतू है? Wait. A particle of mass m moves in the xy plane with a velocity v along the straight line AB. ठीक है? If the angular momentum of the particle with respect to origin O is LA, okay, when it is at A and LB when it is at B, then they want me to find out
एल ए और एल बी का रिलेशन क्या है? ओरिजिन से आर का रिलेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक्स वाई पोजीशन है, वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड क्या है? Do I have enough data to solve this particular thing? I'm thinking probably no. Just give me a second. I need to figure it out. आपके पास अगर गाइस कोई हिंट है तो यू कैन आल्सो शेयर दैट पर्टिकुलर आइडिया विद मी सो दैट वी विल डिस्कस इट. और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है ना, तो फिर बी ही ज्यादा होगा क्योंकि बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है. अच्छा, अरे हाँ, we could think like that, right? But अरे नहीं, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ओ से मेजर करते हैं ना हम लोग. और अगर अरे नहीं रे, सेम होगा फिर. अरे like I'm using your idea only, but you are getting perpendicular distance mixed up. समझिए x है और समझिए y है, okay? And you have this particular particles like this. यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, okay? अभी अगर समझ if I want to measure distances from O, perpendicular distances, so that means I actually have to draw an imaginary line over here, okay? अभी अगर हम लोग डिस्टेंसेस देखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन. क्योंकि कैसे भी करके तू इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर बोल ही नहीं सकती. सो you need to resolve this distance and eventually you will get this distance only. So if you can see, the perpendicular distance with respect to O is actually same, and since they are moving along the same line, उनका speed भी same है, like B speed. इसीलिए मैं वो ग्राफ देख रहा था, ये पोजीशन का ग्राफ है ना, तो पोजीशन के ग्राफ में आपको अगर समझो स्ट्रेट लाइन मिलता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इट इज रिप्रेजेंटिंग सेम स्पीड. सो बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक अगर आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखोगे तो एम बी आर, मास सेम, स्पीड सेम, आर सेम. सो एल का वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए. सो एल ए विल बी इक्वल टू एल बी. क्या है आंचल आंसर? यही है सर. ओके, थैंक यू राजवी. लेट्स मूव ऑन विद द next question of शीतल. के ऊपर 3 दिए थे उसने. ओके, तो ये वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं. इन क्वेश्चंस को डॉट भी कर रहा हूँ. 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. A solid sphere and a hollow sphere of the same material and same size can be distinguished without weighing. तो उनका मटेरियल क्या है? सेम है. उनका साइज क्या है? सेम है. तो दे वांट अस टू फाइंड आउट कि हम लोग उसमें डिटरमाइन, मतलब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इन दोनों को. by determining their moments of inertia about their coaxial axes. Second, by rolling them simultaneously on an inclined plane. By rotating them about a common axis of rotation. By applying equal torque to them. यार ये तो बहुत ट्रिकी है. ट्रिकी इन द सेंस इसमें से 2-3 वे तो मेरे को पॉसिबल लग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे ऑब्जेक्ट का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन एम के स्क्वायर. ओके, अगर आप देखने जाओगे तो समझो अगर मैं सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट करूंगा, so it will be m into k का वैल्यू is √2/5 r उसका स्क्वायर. करेक्ट? so this will become 2/5 mr square and I for this particular hollow sphere will be equals to 2/3 mr square. तो आपको डिस्टिंग्विशली आराम से पता चल जाएगा ना कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है. तो दिस 2/3 is actually greater, 2/5 is smaller. तो डेफिनेटली सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस देन हॉलो स्फीयर. तो आप उससे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो यार. प्रॉब्लम ये भी चल जाएगा. सेकेंड थिंग,
रोलिंग करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि रोलिंग में भी आपके पास एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो एक्सेलरेशन में कहीं ना कहीं पे के इन्वॉल्व है, के का वैल्यू डालो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट के का वैल्यू। समझ रहे हो? मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा, फिर वो गेस कर लेना। फिर अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क, ये भी मेरे लिए वर्क कर रहा है, बिकॉज टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो अगर समझो आप सेम टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, so that means I is inversely proportional to alpha. By that logic आप रोटेट करने के बाद आपको ये तो पता चलेगा कि किसका अल्फा ज्यादा है। समझो एक ऑब्जेक्ट का अल्फा ज्यादा है तो उसका आई लेस है, आई लेस है तो वो सॉलिड है। मेरे को तो चारों के चारों सुटेबल लग रहे हैं, मतलब लाइक तीन तो मेरे को लग ही रहे हैं, ए बी एंड डी। क्या आंसर दिया है शीतल इसका? डू यू हैव इट विथ यू राइट नाउ? बी दिया है sir. बी दिया है, बी तो ठीक है, मेरे को बाकी के भी सुटेबल लग रहे हैं। रोलिंग देम साइमल्टेनियसली तो मैंने वो बताया, पता नहीं इन्होंने बी स्पेसिफिकली क्यों बोला है, बट टू मी ऑल, मतलब एटलीस्ट ए बी एंड डी ऑप्शंस आर वैलिड, क्योंकि आप गेस कर रहा है ना, आपको गेस, तो आप गेस कैसे भी कर सकते हो। सर हाँ बोलना। वापस बताओगे प्लीज? हाँ अरे प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, तेरे को जस्ट बोलना है। देख उन्होंने क्या बोला है कि तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो पूरा का पूरा भरा हुआ है, और एक हॉलो स्फीयर है जो अंदर से खोखला है, बट दोनों का मास सेम है। सो m इसका मास है, इसका मास है, दोनों का रेडियस भी सेम है, r इसका मास है और इसका मास है, मतलब सारी चीजें सेम है, सारे डायमेंशन भी सेम है। अभी तुझे ये गेस करना है, मतलब तुझे पता नहीं है अंदर से खोखला कौन सा है, दैट इज अननोन टू यू, और दोनों का मास सेम है, तो तुझे अगर वेई करेगी तो भी वो सेम ही लगेंगे तेरे को, यू वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश देम। सो दे वांट यू टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा वाला जो रॉड स्फीयर है वो हॉलो है और कौन सा वाला फुलफिल्ड है। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ये क्वेश्चन है। तो मैंने पहले क्या बोला, डिटरमाइन देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर कोएक्सियल एक्सिस। एक मिनट, कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब वही ना, सेंटर से पास होने वाला ही बोल रहे हैं ना, कोएक्सियल। तो समझो उन्होंने सेंटर वाला एक्सिस से हम लोगों ने पास कर दिया, तो हाउ कैन यू एक्चुअली फाइंड इट आउट। तो अभी देखो आई का वैल्यू आप आराम से निकाल पाओगे, एक मिनट, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा आपको। हाँ मतलब लाइक आपको कैसे पता चलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी चीज का ज्यादा है, मतलब न्यूमेरिकली। तो मे बी दैट इज वाई दे आर सेइंग कि ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कि इसका स्पीयर है फॉर एग्जांपल, तो स्पीयर में आई का वैल्यू क्या होता है 2/5 mr², एंड हॉलो स्फीयर में दैट इज आई हॉलो स्फीयर होता है 2/3 mr²। बट आपको कैसे पता चलेगा कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है रोटेट करने के बाद, वो तो नहीं पता चल पाएगा। तो फिर सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया है, बाय रोलिंग देम साइमल्टेनियसली ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। तो तो हम लोग को पता चल सकता है ना। कैसे? प्रैक्टिकली मतलब न्यूमेरिकली तो तेरे को पता चल जाएगा। अरे बट किसका 2/5 है कैसे पता चलेगा, किसका 2/5 वो कैसे पता चलेगा। वो अभी तुझे समझ रहा है कि ये सॉलिड है इसीलिए तू 2/5 बोल रही है। हाँ बोल। हाँ ठीक है फिर। मतलब देख सुन सुन सुन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर समझ एंगुलर एक्सेलरेशन होता तो तुझे रोटेशन देख के पता चल जाता ना कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। आई देख के कैसे पता चलेगा, आई देख के पता नहीं चलता। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दैट इज वाई हाँ पहला सर। ऑप्शन वैलिड नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है कि समझो इंक्लाइंड प्लेन कंसिडर किया और इंक्लाइंड प्लेन से उसको पास होने दिया हम लोगों ने। सो लेट अस से दिस इज द प्लेन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज पासिंग लाइक दिस। तो अभी आपको गेस करना है, तो मैंने क्या सोचा एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन, बराबर ना। आप एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हो कैसे, के मदद से, और एक्सेलरेशन डिस्टिंग्विशेबल भी होता है, आप उसको ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो। सो दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और यही रीजन है कि मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है ना वो रिजेक्ट हो रहा है, यही रीजन है क्योंकि टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा है। तो भले ही मैंने बोला टॉर्क सेम है एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, बट तेरे को हाँ यहाँ पे चल जाएगा रे, क्योंकि अल्फा तो पता चलेगा ना रोटेशन के हिसाब से। तो रोटेशन के हिसाब से यू कुड गेस अल्फा ग्रेटर आई लेसर, तो डी ऑप्शन भी वैलिड है।
बट ए ऑप्शन वैलिड नहीं है, तो बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शंस आर वैलिड। और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल, देन वी विल मूव ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ बिट्स एंड उसके रिलेटेड डाउट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rod about an axis through its center and perpendicular to it is 1/12 ml square. Well, m is mass, l is the length of the rod. The rod is bent in the middle so that the two halves make an angle of 60 degree. हे भगवान, ठीक है। The moment of inertia of the bent rod, the moment of inertia of the bent rod about the same axis would be what? ओके, तो मान के चलो हम लोगों ने यहाँ पे एक रॉड कंसिडर किया था, एंड इस पर्टिकुलर रॉड के सेंटर से जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होता था तो ml²/12 था। अगर समझो आपने इस पर्टिकुलर रॉड को बेंड कर दिया ऐसे या ऐसे, ओके, तो आफ्टर यू बेंड इट व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है एट द सेम एक्सिस, मतलब एक्सिस अभी भी ऐसे ही पास हो रहा है। तो ये तो दो रॉड की तरह बिहेव करेगा ना, दो रॉड जिसके एंड नहीं, वो भी नहीं, एक्चुअली एट एन इंक्लाइंड है। तो what else we could think of? मैं तो दो एंड रॉड है, दो एंड रॉड की ये पकड़ो और सॉल्व करो। पहले तो लेंथ समझ लेते हैं, लेंथ जो हो गया वो l/2 हो रहा है, तो यहाँ का लेंथ l/2, यहाँ का लेंथ l/2। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग? मोमेंट ऑफ रॉड, अगर समझो ये एक रॉड आपने कंसिडर किया और उसके एंड से आप निकाल रहे हो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ml²/3। तो ये ml²/3 हो जाएगा, बट ये ml²/3 आपको ऐसे मिलेगा, फिर आपको परपेंडिकुलर, एक मिनट समझ गया मेरे को, वेट वेट वेट, लेट मी चेक वेदर आंसर आई एम गेटिंग इज करेक्ट और नॉट। सो ml²/3 हो जाएगा, ml² की जगह m, l की जगह l/2 हो जाएगा, तो l/4 तो ये अगेन ml²/12 हो जाएगा, ml²/12 into 2 हो जाएगा, 2 will be equals to ml²/6 हो जाएगा, ml²/6 हो जाएगा, ml²/6 का हाफ हो जाएगा, दैट इज ml²/12। Is it ml²/12 आंसर? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व किया पता था मैं तुम लोगों को। देखो, पहली बात तो ऐसे इमेजिन कर कि ये जो टुकड़ा है ना रॉड का, वही मैं देख रहा हूँ, दैट इज दिस पर्टिकुलर l/2। ओके, सो आई एम टेकिंग l/2 एंड मैंने यहाँ पे एक एक्सिस कंसिडर किया, ब्लू वाला एक्सिस। ओके, तो अभी अगर समझ तुझे अबाउट दिस पर्टिकुलर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो इट इज सिंपली ml²/3। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट इलेक्ट्रिसिटी इशू। तो मैं क्या बोल रहा था कि यू नीड टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर रॉड ओवर हियर। तो यू हैव कंसिडर दिस पर्टिकुलर रॉड, रॉड का लेंथ l/2 है, रॉड का लेंथ l/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्सिस है। तो अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस इफ दे वांट अस टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट विल बी सिंपली ml²/3। नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट l एज l/2। तो वही चीज मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट की, मैंने क्या किया, m किया, l की जगह l/2 द होल स्क्वायर किया अपॉन 3 कर दिया। नाउ वंस यू डू दिस, इट विल बिकम ml²/2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 12। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। बट ये था एक रॉड के लिए, यू एक्चुअली हैव 2 रॉड, करेक्ट। सो समझ, अभी दूसरा रॉड यहाँ पे इमेजिन करते हैं, ये रहा आपका दूसरा रॉड, और दूसरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस ये वाला है, तो इसका भी तो सेम ही रहने वाला है, करेक्ट ना। सो इफ यू फाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर रॉड, ये हो गया I1, इसका हो गया I1 और इसका हो जाएगा I2, तो I2 विल बी आल्सो ml²/12। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, it will be 2 times ml²/12 which is indirectly ml²/6। but आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस नहीं निकालना था,
आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस निकालना था. So as you can see over here, this is the axis 1, this is the axis 2 and this is the axis 3. Which theorem comes to your mind guys? कौन सा theorem आता है ये देखने के बाद? Perpendicular. Yes, perpendicular axis theorem. So that is why perpendicular में shortcut होता है. आपका जो about z होता है, that particular thing will be id by 2. जो भी है आपका जो मतलब divide by 2 करना पड़ता है. तो ये ml square by 6 already था, upon 2 हो जाएगा. So final answer will be ml square by 12. Is it clear now? तो 60 degree का कोई it was not unnecessary. हाँ तो ना अबाउट रोटेशनल इतने ही करते हैं. जो भी बच्चे कुछ डाउट है आप ट्राई करो अभी कंसेप्ट सिखाने के बाद आपको जमते हैं कि नहीं, और फिर भी अगर नहीं जम रहे तो मुझे टैग करो उसमें, सो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ, इधर रिकॉर्ड करके मतलब लाइक ऑडियो रिकॉर्ड करके और इधर सॉल्व करके. फिर भी नहीं समझ रहा है तो लेट अस टेक सेशन नेक्स्ट देन. अभी करंटली लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक दैट आई एम गोना टीच यू इज नथिंग बट बीट्स. अभी बीट्स के रिलेटेड आपको कौन से न्यूमेरिकल आएंगे. तो पहली चीज आपको बीट के रिलेटेड वैक्स एंड फाइलिंग के क्वेश्चन आएंगे. पहली बात तो बीट्स के जनरल फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. तो in order to understand bits you need to understand that bit can be only produced whenever there are two sources available. तो आपको दो सोर्सेस का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है. ओके नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि so you need to have two sources with you. तो अगर आपके पास दो सोर्सेस नहीं है तो बीट्स नहीं प्रोड्यूस होगा. बराबर. लेट्स से पहले सोर्स का फ्रीक्वेंसी n1 है एंड दूसरे सोर्स का फ्रीक्वेंसी n2 है. नॉट ओनली दैट, ये जो n1 माइनस n2 है उसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, क्योंकि अगर समझो वो ग्रेटर देन 10 है तो बीट्स का वैल्यू आपको सुनाई नहीं देगा. तो आपको बीट्स जितने भी मिलेंगे 10 से लेस मिलेंगे. ओके सेकंड चीज, नंबर ऑफ बीट्स का जो फॉर्मूला है दैट इज n1 माइनस n2 ऑलवेज मॉड. कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ आपको डिसाइड करना पड़ता है कि विच इज ग्रेटर, n1 ग्रेटर है कि n2 ग्रेटर है. दैट कैन बी डिसाइडेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. हम लोगों को पता है कि c इक्वल्स टू n लैम्बडा होता है, सो वी कैन कंक्लूड दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. तो आपके पास लैम्बडा का डेटा होता है तो लैम्बडा ग्रेटर बीट्स कम. ये लॉजिक आप यूज करके n1 माइनस n2 है कि n2 माइनस n1 है वो चूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो डियर आपका लैम्बडा 1 ग्रेटर है. So if your lambda 1 is greater than lambda 2, then you can conclude that n1 is less than n2. Then by formula of bit, it will be n2 minus n1, not n1 minus n2, n2 minus n1 specifically. क्यों? क्योंकि n2 greater है. तो कुछ सम्स में आपको पहले प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि which is greater and which is not greater. Okay? पहली चीज बताई, दो सोर्सेस होने चाहिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए. नंबर ऑफ बिट्स का जनरल फॉर्मूला बताया. टाइम पीरियड ऑफ बिट्स देन इट विल बी 1 अपॉन कैपिटल N. तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, यू कुड इजीली रिमेंबर देम, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. अभी एक और कंसेप्ट आपको समझ आना है, वो है वैक्स का. वैक्स का कंसेप्ट मतलब क्या? तो imagine it this way, you have a tuning fork over here, okay, and on this particular tuning fork का initial frequency n है. आपने क्या किया, आपने इस tuning fork को wax attach किया. wax attach करना मतलब you have attached some kind of, वो मोम बल्ब बोलते हैं ना हम लोग, वही चीज है. तो आपने वो इसको attach कर दिया. Now when you attach wax to it, it becomes heavy, and if it becomes heavy, इट वाइब्रेट्स विथ लेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसको डांस करने में प्रॉब्लम होता है. क्या बोला मैंने? वैक्स ज्यादा तो उसको डांस करने में प्रॉब्लम होगा. बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है. सो अब जो इसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगा ना, लेट्स कॉल n डैश, दैट पर्टिकुलर n डैश विल बिकम लेस देन n. ये कब है? ये किस कंडीशन के लिए? वैक्सिंग कंडीशन के लिए या फिर वैक्स करने के लिए. तो आपको अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने उस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स किया है तो आपका n डैश विल बी लेस देन n. दैट मींस फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ट्यूनिंग फॉर्क लेस होगा कंपेयर टू द इनिशियल वन. फिर सेकंड चीज जो आती है वो ये है, अगर समझो आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो अच्छा खासा बड़ा मोटा था, दैट मींस इट वाज थिक एंड इट हैड फ्रीक्वेंसी n, बट आपने उसको किया फाइल. Filing is the process of removing excess material. To do this particular thing, what you do, you take a metal wrench and उस metal wrench को लेके घिसते हैं tuning fork को. So if you keep on doing this particular motion घिसने वाला, what is gonna happen? So definitely जो आपका thickness है वो reduce हो जाता है, and thickness reduce होके it becomes slim. So as soon as it becomes slim, you can say ये पतला हो जाता है, and पतले लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं. तो whenever we see filing, तो उसका फाइनल फ्रीक्वेंसी becomes greater than the initial frequency. So this is what I mean. तो फाइलिंग में फाइनल फ्रीक्वेंसी becomes greater and waxing में initial frequency becomes
सॉरी फाइनल फ्रीक्वेंसी बिकम्स लेसर। क्या इतना कंसेप्ट समझा है सबको? yes sir. Yes, sir. Okay, now I'll tell you two more formulas and itne concept sufficient hai in order to solve it. Okay. Tuning fork arranged in increasing order. किसी को याद है क्या ये फॉर्मूला? कोई बता सकता है मेरे को? किसी को याद नहीं है? Okay, when I'm saying tuning fork arranged in ascending order, that means initial tuning fork का value will be lesser than the next one, or you could say that कि value बढ़ता जाता है. For example, if I have first tuning fork of 210 frequency, second वाला 230 होगा, उसके बाद वाला 320 होगा. Point is ascending order होता है, then descending order में उसके उल्टा होता है. तो if you want to find out frequency of nth tuning fork, then it will be equal to frequency of first tuning fork plus n minus 1 नहीं, wait, p Plus- minus 1 कितना? p minus 1 मतलब नहीं, हाँ अच्छा इसको p बोले नंबर क्या ऑफ फिर? ट्यूनिंग फोर्क ना p हाँ हाँ, into capital N, that is हो गया फॉर्मूला रेडी. तो अगर ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है इसीलिए प्लस आता है, और अगर समझो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो वो माइनस आ जाएगा, लाइक n1 minus p minus 1 times capital N. Now let me try to explain what I mean by this particular formula. मान के चलो आपके पास कुछ ट्यूनिंग फॉर्क दिए गए हैं, like this, like this, like this, like this, etc, etc. But actually there are 52 tuning forks. तो आपको डायरेक्टली बोला गया है find out the frequency of 52nd tuning fork. So how can you do? So जो आपका P हो जाएगा, that will be equivalent to 52 because P indicates number of tuning forks. So that will be N of 52 or frequency of 52 will be original N1 plus 52 minus 1 times bits. तो आपको ये सम सॉल्व करने के लिए अभी कैपिटल N की वैल्यू लगेगी जो आपको प्रोवाइडेड होता है, और एक कंडीशन और लगेगा, जैसे आपको और एक डेटा दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल लास्ट का जो ट्यूनिंग फॉर्क है it is exactly equals to 3 times original tuning fork या फिर first tuning fork. So now you can solve these two equations simultaneously to get the final data. Okay, ascending है तो प्लस आएगा, डिसेंडिंग है तो माइनस आएगा. We'll try to solve some sums. वर्षा ने कुछ सम दिए, देखते हैं ये सम उसी के रिलेटेड है कि नहीं. Extremely sorry, wait a second. किधर गए? हाँ, got it. तो I am like marking that particular thing so that you could refer to it. Okay. तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें से. A source of, ये क्या, मेरे को खुद क्वेश्चन नहीं दिख रहे. स्क्रीनशॉट. सर मैं वापस से भेजती हूँ. तब तक ये आंचल ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, वो दिए है, वो बताता हूँ मैं. A tuning fork of unknown frequency
produce 2 beats per second with an open organ pipe at 16 degrees centigrade. If the temperature of the air pipe changes to 51 degrees centigrade and it again produces 2 beats per second with the same tuning fork, then frequency of the fork is, यार बहुत tough question है मतलब टेम्परेचर इंट्रोड्यूस किया है ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. तो अभी देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे एक दो चीजें ही पता है, जैसे कि पाइप है, पाइप के अंदर डेफिनेटली एयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अभी लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. फर्स्ट पाइप है और पाइप के अंदर का टेम्परेचर आपको दिया है 51 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 51 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कितना कितना बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, 2 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, बट बीट सेम कैसे रह रहा है? इट शुडंट एक्चुअली प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ बीट्स. I don't know why they have given it like that. नॉर्मल सिनेरियो में सेम बीट्स कभी प्रोड्यूस नहीं होगा. टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो बीट्स चेंज होना चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं. तो टेम्परेचर जस्ट आपको ये बताने के लिए कि मतलब टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं, तो डेफिनेटली बीट्स के हिसाब से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है. और ऐसा क्यों? बिकॉज इफ यू रिमेंबर व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, आई थिंक इट इज गामा बाय m, है ना. So V is directly proportional to square root of temperature. So if I take two temperatures, let's say velocity at 51 and velocity of sin, it will be under root of T1 upon. Correct? अभी कैसे solve करो? You need to convert that temperature into Kelvin. So this 51 plus 273 upon नीचे वाला हो जाएगा 16 plus 273. I don't know what its solution will be. आप इसको solve करना पड़ेगा. आपको V51 upon V16 का रेशियो मिला, बट आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा. आपको बीट्स के टर्म्स में भी डेटा दिया है. मान के चलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है कि ट्यूनिंग फॉर्क का, वो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आपका है n. ओके, तो आपको बीट्स जो दिया है वो बीट्स कितना दिया है? आपको बीट्स 4 दिया है. करेक्ट? कितना दिया? सॉरी 2 दिया है. तो दैट मीन्स देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम लोग समझो इनिशियल कितना बीट्स दिया है आपको, 2 दिया है बीट्स, सॉरी इनिशियल फ्रीक्वेंसी इसका n है, तो बीट हो गया n+2 n-2. ओके, तो ये दो सिनारियोज है. अभी इसमें से आप कौन सा चूज करोगे? आर यू गोइंग टू चूज? अच्छा, ये n+2 n-2 क्यों? क्योंकि 2 बीट्स है, बराबर. सो बीट क्या करते हैं? बीट में एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ये रूल है. सो आई नीड टू डू प्लस वंस एंड माइनस वंस. सो हाउ कैन आई डू दैट? तो यहाँ पे मुझे एक बार +2 करना है, एक बार -2 करना है. तो आपको जो इस पर्टिकुलर पाइप का फ्रीक्वेंसी आएगा ना, पाइप का फ्रीक्वेंसी वो या तो n+2 आएगा या तो n-2, आउट ऑफ विच इज यू आर गोना चूज. टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा. दैट मीन्स टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी आर एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, तो बाय दैट पर्टिकुलर, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर ही लिख रहा हूँ. तो अगर आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, दैट इज 51 से क्या हो रहा है? 16 हो रहा है, तो आपका फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीजिंग वाला होना चाहिए. दैट मीन्स ओवर हियर यू विल चूज n+2 एज योर फ्रीक्वेंसी. तो मैं n+2 को चूज करता हूँ एंड बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक ये आपका हुआ. अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे को ये सम में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल आपका n+2 हो गया, फिर बीट का फ्रीक्वेंसी चेंज होके उन्होंने कितना दिया है? फिर बीट फ्रीक्वेंसी चेंज होके 4 ही रहता है ना, 2 सेम ही रहता है. सेम ही रहता है. तो अगर समझो कि सेकंड केस में 2 रह रहा है, तो आपका कैसे हो जाएगा फिर वो? n+2 अगेन n-2 हो गया. तो आपको फिर n+2 का वैल्यू मिलेगा. तो अगर समझो अभी आप रेशियो ले लोगे ना साउंड का, तो 51 और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है n लैम्बडा. करेक्ट? सो दैट मीन्स वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लेंगे हम लोग, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा. तो बाय दैट लॉजिक आप क्या करोगे? यहाँ पे n डालोगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा n+2 अपॉन n+2. तो n+2 अगर आपने डाला
तो आपका जो आंसर है वो आंसर सेम आना चाहिए। -2 आना चाहिए क्यों -2 होगा? ऊपर, क्योंकि आप ही बोले ना कि टेम्परेचर डिक्रीज होने को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। हाँ तो टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रहा है, तो n-2 अपॉन n-2 होना चाहिए। अरे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, तो 51 से 16 जा रहा है, तो कौन सा चूज करेगी? तो n+2। तो टेम्परेचर पहले कम। 51 पे है ना, पहला 51 टेम्परेचर है, फिर नीचे 16 है। अच्छा तो ऐसे बोल रही है ग्रेटर अगर है तो। हाँ एक्चुअली सब में ही मेरे को फॉल्ट लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि बीट्स का वैल्यू सेम नहीं रहना चाहिए। अगर बीट्स का वैल्यू सेम रह रहा है तो ये सम सॉल्व ही नहीं होगा। ये मेन प्रॉब्लम है मेरे को। ऐसे टाइप का ऑनलाइन क्वेश्चन सर्च करके देखो ना आप गाइस, मेरे को ऐसा डाउट लग रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर बीट्स का वैल्यू समझो सेम दे रहे हैं आपको 2 2, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। और अगर इसने बोला वैसा लॉजिक हम लोग अप्लाई कर ले, जैसे कि 51 में इट इज हायर टेम्परेचर एंड सिंस इट इज हायर तो फ्रीक्वेंसी लेसर होना चाहिए। तो 51 के लिए आई विल चूज n-2 इंस्टेड, एंड 52 के लिए, सॉरी 16 के लिए आई चूज n+2। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n-2 अपॉन n+2। और फिर इसको सॉल्व करके देखो। तो ये एक ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा नहीं होता वर्क। ओके सर इसका जो वो लोग ने सोल्यूशन दिया आप वो एक्सप्लेन करोगे, मैं भेजूं? भेज। तब तक ये वर्षा का एक क्वेश्चन करते हैं। अ सोर्स ऑफ साउंड एस ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज सिचुएटेड बिटवीन स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ एंड वॉल डब्ल्यू। तो ये ओ है, ये वॉल है, और एक सोर्स है एस। वॉल डब्ल्यू मूव्स टुवर्ड्स द वॉल विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो सोर्स है वो वॉल के तरफ 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव हो रहा है। सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। नोटेड डाउन। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? If the velocity of sound is 332, so that is v equals to 332, then the number of bits per second heard by the observer equals to n equals to question mark है। पहली बात तो आपको प्रोसेस को समझना है कि ऑब्जर्वर को बिट्स क्यों सुनाई देंगे। व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाई विल द ऑब्जर्वर बी लिसनिंग टू बिट्स? क्योंकि बिट्स के लिए तो दो सोर्सेस होने चाहिए, करेक्ट? और अगर बिट्स के लिए दो सोर्सेस होने चाहिए तो यहाँ पे तो मुझे एक ही सोर्स दिख रहा है, और अगर समझो एक ही सोर्स मुझे दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पे मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है ना, या फिर मैं क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम कर रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक? सर इको नहीं होगा वॉल की वजह से? That is the correct answer. So there will be some kind of echo that is present because of the wall, and because of that particular echo आपको बीट सुनाई देगा, बराबर? तो पहले सिनेरियो में क्या होता है कि ये जो सोर्स है ना, बीट्स के लिए तो आपको सेम डायरेक्शन में चाहिए। समझो डायरेक्ट साउंड है, डायरेक्ट साउंड जो मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये वाला साउंड पहले केस में। पहले उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट अपैरेंट फ्रीक्वेंसी Na1। सो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी Na1 क्यों आता है? एज सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर से वो अवे मूव हो रहा है, तो ये हो गया। तो दैट इज वाई आपका जो Na1 आएगा वो हो जाएगा V, सॉरी Na1 विल बी इक्वल्स टू V, देन ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? माइनस VO अपॉन V प्लस VS इंटू N। बट VO तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो दिस विल बिकम V अपॉन V प्लस VS टाइम्स N। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना दिया बताओ फटाफट? What is the actual frequency? 500. Next, V यस का सर। वैल्यू 332 अपॉन 332 प्लस सोर्स का स्पीड 2, सो आई गेस 334 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 500 इंटू 332 अपॉन 334। नॉट गोना सॉल्व, जस्ट गोना कीप एज इट इज। ओके, अभी क्या होता है कि दूसरा जो साउंड है वो एको है, करेक्ट? तो एको क्या करता है, वो ऑब्जर्वर के या फिर वॉल को रीच करता है, एंड उसका ना उस वो तरफ से अप्रोच करता है। मतलब अभी समझो एक बार साउंड लेफ्ट से जा रहा है,
दूसरा साउंड एको से इधर आता है, मतलब लाइक इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इट इज लाइक अप्रोचिंग. सो ये एज अ सोर्स बिहेव करता है एंड यू कुड सी दैट कि दिस पर्टिकुलर साउंड इज नाउ अप्रोचिंग. करेक्ट. तो अप्रोचिंग कर रहा है ऐसे फील करता है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस Na2 जो हो जाएगा वो NO2 क्या हो जाएगा, ड्यू टू एको. और एको के वजह से जो साउंड होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन V माइनस VS. VO डायरेक्टली डिनोट किया, माइनस क्यों, क्योंकि अप्रोच जैसा फील होता है. तो V का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट करूंगा 332 अपॉन 332 माइनस 2, 330 इंटू अपैरेंट विल बी 500. आपको दोनों फ्रीक्वेंसी मिल गया. बीट्स क्या होता है, बीट्स होता है दोनों का डिफरेंस. पहले चूज करो ग्रेटर कौन सा है लेसर कौन सा है. तो आप देखोगे तो इसमें से अपॉन में 334 है, इधर 330 है. सो डेफिनेटली ये जो Na2 है दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर. सो आपका कैपिटल N हो जाएगा Na2 माइनस Na1. तो दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, यू विल गेट फाइनल आंसर. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. तो ऐसे सॉल्व करना है. आंचल ने क्या किया, एट 16 डिग्री V by 2 है. ओ शिट. ओके. 51 N plus 2 टेम्परेचर में कन्वर्ट किया है. अरे वही तो किया है उन्होंने, जो इसने बोला वही किया है. उन्होंने क्या किया, 51 डिग्री पे जब था तो एक्चुअली बीट का वैल्यू ज्यादा होता है, एक्चुअली कम होता है 51 पे. बट बाय दैट लॉजिक उन्होंने तो N+2 लिया है. व्हाई दे हैव टेकन बीट्स एज +2? हायर टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी? एक्चुअली इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, फॉर टाइम बीइंग मेरे को एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तो इनका रिलेशन ट्रू समझते हैं. बाय दैट लॉजिक अगर हायर टेम्परेचर पे होगा तो नंबर ऑफ बिट्स विल बी गिवन बाय सर और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है ना, और v इक्वल टू n लैम्डा, तो इससे n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी हुआ ना. हाँ यस यू आर राइट. सो दैट पर्टिकुलर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी या फिर टेम्परेचर के हिसाब से. माय पॉइंट ओवर हियर इज दैट हाँ वही वही मतलब अभी जो 51 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें तेरे को अपर बीट सुनाई देंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू N+2 और जो 16 है वहाँ पे N-2 बिकॉज दैट विल बी लाइक दिस. तो डायरेक्टली n के जगह वी कुड राइट N+2 दैट इज 51 पे एंड लोअर टेम्परेचर पे N-2. और फिर उसके बाद हम लोग टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, तो 51 + 273 अपॉन दूसरा वाला कितना था 16 + 273. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से तो n फाइंड आउट कर सकती है. इज इट क्लियर नाउ? एक्चुअली इन्होंने उल्टा दिया है क्या रे? यस सर. नहीं नहीं एक मिनट बराबर है. चल सॉल्व करके हो जाएगा तेरा आंसर. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्षा. तो द ये बोल. जो फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला है ना एपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, तो उससे हम लोग लैम्बडा कैलकुलेट करते हैं ना. तो लैम्बडा जब कैलकुलेट करते तब हम लोग जो वेलोसिटी है वो सोर्स का ना रख के साउंड पर रखते, तो वो कैंसिल हो जाता है. मतलब वो वेलोसिटी और साउंड क्यों रखते हैं हम लोग, सोर्स का क्यों नहीं रखते? वेलोसिटी ऑफ कहाँ पे बोल रही है तू, ये वाले सम में? वो जो नहीं एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एफ इंटू एफ, वो जो फॉर्मूला है ना एपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाला, हाँ उसी से उसमें हम क्या? लोग, हाँ तो उसी में हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करना रहता है, तो हम लोग वी बाय लैम्बडा लेके कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो फिर उसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ सोर्स नहीं रख के वेलोसिटी ऑफ साउंड रखते हैं. पहले ऐसा मेरे को क्यों, एक मतलब बात, वेलोसिटी तू वेवलेंथ किसका निकाल रही है? सोर्स का निकाल रही है, मतलब अगर समझ हॉर्न एपेरेंट, है. हम लोग को एपेरेंट वेवलेंथ निकालने बोलते हैं ना. सुन तो वही मैं तेरे को बता रहा हूँ. तू मुझे एक बात बता, तू वेवलेंथ किसका निकाल रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका निकाल रही है कि इसका निकाल रही है, सोर्स का निकाल रही है? सोर्स मतलब मटेरियल का वेवलेंथ, जो मटेरियल वेव्स एमिट तू निकाल रही है वो साउंड सोर्स का ही निकाल रही है ना. तो दैट इज वाई वो स्पीड जो हम लोग लेते हैं वो साउंड का स्पीड लेते हैं. अभी समझा मैं क्या तो बोल रहा नहीं हूँ? समझा, फिर से बोलो ना, नहीं समझा. अरे अगर तू सोर्स ले रही है तो दैट पर्टिकुलर सोर्स जो साउंड एमिट कर रहा है ना, तो वो साउंड का तुझे वेवलेंथ चाहे मैटर करता है ना, और किसका वेवलेंथ मैटर करेगा? तो वेवलेंथ तो साउंड का मैटर करता है, सोर्स का कैसे वेवलेंथ आएगा बता मुझे. तो दैट मीन्स अगर तुझे वेवलेंथ पूछा गया तो
इधर आ, इधर आ, इधर आ। ए, ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जाके बात कर। हाँ, okay, sorry about that particular thing. So what my point over is कि यहाँ पे आपका सोर्स है और यहाँ पे साउंड है, तो मेरे बोलने का पॉइंट ये है, तुझे तुझे वेवलेंथ किसका निकालना है। देख, एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके, और ऑब्जेक्ट के स्पीड पे साउंड का वेवलेंथ मैटर नहीं करता। साउंड का वेवलेंथ साउंड के स्पीड पे मैटर करता है। अभी क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअल में जो तेरा सोर्स है, आई नो कि सोर्स मूव हो रहा है, बट स्पीड किसका मैटर करेगा? जिस स्पीड से साउंड बाहर आ रहा है वो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 26 वाला है। सर लेकिन जब अपेरेंट वेवलेंथ बोलते हैं तो हम लोग अपेरेंट फ्रीक्वेंसी तो सोर्स के फ्रीक्वेंसी सॉरी सोर्स के इसके वेलोसिटी को कंसीडर करके निकालते हैं ना, तो वेवलेंथ में सोर्स का क्यों नहीं हो सकता वेलोसिटी? मेरे को क्वेश्चन बताओ ना, मैं क्वेश्चन देख के बताता हूँ। आई नीड क्वेश्चन। पेपर में आया था वो, मैं भेजती हूँ। हाँ, भेज दे। Okay, sorry about that, guys. Extremely sorry. Like, I cannot do something about it. I'm sitting outside and the neighbors are continuously speaking. Uh, हाँ, तो तू मेरे को क्वेश्चन भेज दे, तब मैं सॉल्व कर दूँ। तो एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सायरन, वो सायरन का क्वेश्चन वर्षा तेरे को फिर एको का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करना है। ये जो भी तुझे सायरन के डाउट आ रहे हैं ना, उसमें एको तुझे यूज करना है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा यूनिक है, तो आई एम गोना सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट नाउ। दैट वन, a source of sound emits waves with a frequency f hertz and speed v meter per second. वो फिफ्थ वाला, the two observer move away from this source in opposite direction. तो इमेजिन करते हैं, यहाँ पे समझो एक सोर्स है, तो आई एम गोना क्रिएट दिस सोर्स ओवर हियर एंड लेट अस से कि देयर आर टू ऑब्जर्वर, लेट्स से ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए इन द राइट, observer B is moving in the left direction. Okay, so what I'm saying, two observer move away from this source in opposite direction with the speed 0.2 v relative to each other. So समझिए, फर्स्ट वाला ऑब्जर्वर है, उसका स्पीड 0.2 v है, और ये सेकंड वाला ऑब्जर्वर है, उसका स्पीड भी 0.2 v है। ओके, एंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी, ऑब्वियसली इस वाले बंदे को अपेरेंट सोर्स सुनाई देगा, बट ये वाला पर्सन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अवे भाग रहा है। अवे भाग रहा है, दैट मीन्स अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू v माइनस vo अपॉन v प्लस vs। करेक्ट, तो ये वाला तेरा वैल्यू हो जाएगा। अभी यहाँ पे तुझे एक चीज याद रखना है, तेरा सोर्स स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी होने की वजह से vs 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स योर फॉर्मूला विल बी v माइनस vo अपॉन v टाइम्स n। तो ये तेरा na1 का फॉर्मूला हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं, v का वैल्यू एंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम रहने वाला है। नॉट ओनली दैट, दोनों ऑब्जर्वर का मूविंग स्पीड देख, वो भी सेम है। तो अगर समझ हम लोग रेशियो लेंगे Na1 अपॉन Na2 का, तो वो रेशियो हो जाएगा सेम क्वांटिटीज का, एंड सेम क्वांटिटीज का रेशियो क्या होता है? 1।
So that is why answer will be 1:1. Is it clear? यस सर. तो अभी और किसी तू बेच रही थी ना आंचल, क्वेश्चन भेज रही थी वो. सर वो मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढ के भेजती हूँ. हाँ बाद में भेज देना, मैं बताता हूँ आपको वो कंसेप्ट को रिकॉर्ड साउंड रिकॉर्ड करके. ये 2013 का तेरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आंचल. अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बिट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज. तो आपके पास एक नोन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है 250 हर्ट्ज. आप अगर उसको साउंड करते हो एक अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो अननोन फ्रीक्वेंसी वाला आपको 4 बिट्स दे रहा है, मतलब दोनों 4 बिट्स दे रहे हैं. तो आप +4 -4 करोगे. What is 250 plus 4? 254 and 250 minus 4 will be 246. मेरा ट्रिक यही होता है, मैं हमेशा बिट्स का जो भी वैल्यू दिया उसको +4 -4 करता हूँ. दैट मीन समझ, अभी मान के चल ये मेरा अगर समझ अननोन वाला ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का वैल्यू या तो 254 हो सकता है या तो 246 होता है. या आई नीड टू चूज द करेक्ट वैल्यू आउट ऑफ दिस, क्योंकि देखो दोनों के दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. The second harmonic of source of unknown frequency gives 5 bits per second. अभी क्या बोला है? सेकेंड हार्मोनिक. तो अगर समझ हम लोग इसका सेकेंड हार्मोनिक बनाएंगे, मतलब इट्स लाइक 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये अगर हम लोग यूज करेंगे तो इट गिव्स 5 बिट्स पर सेकेंड. सो रादर देन यूजिंग n, अगर समझो हम लोग 2n यूज करेंगे तो हमें 5 बिट मिलता है. तो आपका 5 बिट का कंसेप्ट अगर समझ गई है, मतलब इमेजिन कर, पहले इसका फ्रीक्वेंसी n था. ओके, तो यू वुड गेट n इक्वल्स टू 254 और 246. अभी इसका सेकेंड हार्मोनिक दैट इज 2n विल गिव मी, वेट अ सेकेंड ना, तो इसका क्या मिलेगा मुझे, शट 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 शट. frequency gives 5 and sounded with a source of frequency 513 hertz. ओके, तो अगर समझो मैंने इसका सेकेंड हार्मोनिक यूज किया है. ओके, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2n, और इसको मैंने अगर साउंडेड किया 513 के साथ, तो वो कितने बिट्स दे रहा है? +5 -5. सो व्हाट आर द सुटेबल आंसर्स फॉर दिस? 513 + 5 हो जाएगा 518, एंड 513 -5 हो जाएगा कितना? आई गेस 508. ओके, अभी बाय दैट लॉजिक आपका 2n का वैल्यू या तो 518 होगा या तो 2n का वैल्यू 508 होगा. आपको क्या चाहिए? n चाहिए. सो n का वैल्यू इसका हाफ कर दो, 2 उधर जाके हाफ हो जाएगा. सो दैट विल बी 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 2 9 18, सो 259 आ रहा है. तो ये मैच नहीं हो रहा है. ये सॉल्व करके देखते. 2 2 जा 4, 1 2 5 2 4, 254. सो दोनों में कौन सा कॉमन है? 254, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज 254. इज इट क्लियर नाउ कैसे सॉल्व किया मैंने गाइस? यस सर. शीतल, what about you? Sheetal, are you there in lecture? Sheetal. शीतल, आई एम ऑडिबल ना गाइस? यस ठीक है, सर. तो अरे मैं समझा कि नहीं शीतल? अरे ना तो ना बोला. हाँ तो मैं तेरे को रिटर्न बता दूं अगर नहीं. पक्का? ओके. सर ये मेरा नेक्स्ट. डाउट नहीं था. अरे बट मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुझे बीट्स में डाउट है ना, तो इसलिए मैं तुझे समझाने के नहीं लिए. सर, ये वाला टॉपिक तो मेरे को आता है, बस प्रॉब्लम कौन सा होता है कि वो जब वो लोग असेंडिंग हो गया डिसेंडिंग हो गया या कहाँ पे ऐसा होता है बता जल्दी, फटाफट बता. हाँ बीट्स के ठीक है, वो रुको. वाले असेंडिंग क्वेश्चंस डिसेंडिंग में. का हाँ ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग करते रुको. सोर्स ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग का मैं ढूंढूंगा. असेंडिंग हम्म
ये देख, एक क्वेश्चन मैं अपने ग्रुप पे डाल रहा हूँ अभी के अभी, देखो। हाँ चलिए, कौन सा भेजा है तूने मुझे? सर ये एक वो फ्रीक्वेंसी वाला और एक वो आया था इसमें जीओपी में आया था जो नहीं है। apparent change in wavelength ना, we'll solve that first. पहले ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, a set of 65 tuning forks are arranged in increasing order. Increasing order मतलब ascending order of frequency such that each gives 3 bits per second with the previous one. मतलब कैपिटल N कितना दिया है? 3. ascending order है, ये भी आपका important given data है, so you need to remember that particular thing also. Find the frequency of first tuning fork. So they want us to find out N1 if the frequency of last tuning fork, that is N65. 65 अपना last है, तो P का value हो गया 65, number of tuning forks. So N65 is octave above the first one. Octave का मतलब होता है double. Octave is a code word that is used, or you could say it's a specific word that is used for music, in music industry, to indicate double. तो octave जब मैं बोल रहा हूँ तो that means 2 times N1. ओके, तो अभी आपको एक कंडीशन मिल गया N65 2 times N1, फिर अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला कंडीशन यूज करेंगे, असेंडिंग वाला. सो दैट इज NP इक्वल्स टू N1 plus P minus 1 times capital N. So that is N65 equals to N1 plus P minus 1, that is 65 minus 1 times 3. So this will be N1 plus 64 into 3. अभी N65 क्या है? 2N1. So this will become 2N1. तो ऑब्वियसली N1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So 2N1 minus N1 will be 64 times 3. So N1 will be 64 multiplied by 3, and this will give you your final answer. Is it clear? कैसे सॉल्व किया? हाँ सर, समझा सर। यस सर। मैं बोल रहा तेरे को दो, हाँ बोलना। और किसने बोला? तुषार सर किसने बोला? तो तुम लोगों को ना दो क्वेश्चंस, दो कंडीशंस आएंगे. जैसे ओवर हियर दिस वाज योर फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन आपको डेवलप करना पड़ता है, जो ये यहाँ से मिलता है, एंड देन यू नीड टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर. ओके, अभी वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. टॉपिक डॉपलर इफेक्ट पे आपको जो आया है, मतलब इसने जो सेंड किया है ना, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग. राजवी, तूने रिकॉर्डिंग भेजा आज? हाँ सर, भेजा। नहीं तो आज मम्मी को फोन पक्का था दे रहे. A source producing the sound frequency of 170 Hz is approaching a stationary observer. तो आपको साउंड का फ्रीक्वेंसी दिया है, दैट इज N 170 Hz. अप्रोचिंग द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जर्वर 0 होता है. वेलोसिटी ऑफ सोर्स दिया है आपको 17 मीटर पर सेकेंड. अपैरेंट चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ sound heard by the observer is, so speed of sound v equals to 340 मीटर पर सेकेंड. apparent change in the wavelength, तो अगर समझो apparent change in आपको फ्रीक्वेंसी निकाले तो ही apparent change in wavelength निकालना. तो पहले डेल्टा n निकालना जरूरी है. Okay, so let's try to solve this particular question now. First thing, अच्छा अप्रोच हो रहा है कि क्या, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. Approaching, so if there is approaching, then their apparent frequency will work like this. Then Na will be V minus, क्या होता है वो फॉर्मूला अपना, V plus VO upon V minus VS times N. So you can see guys, V जो है आपका 340 है, VO जो है आपका 0 है, V आपका 340 है, एंड VS आपका 17 है, टाइम्स 170. तो आप इसको सॉल्व करके देखो कितना आंसर आता है. आई गेस 340 माइनस, तो ये 19 टाइम्स 17 आएगा into 170, and this will be 340. So this will be 17 1 17 10 तो 3400 upon 90. पता नहीं मैंने कैलकुलेशन किया वो क्या किया, बट मेरे को कुछ ऐसे आ रहा है. अभी आपको ये जो मिल रहा है वो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी मिला है. फिर वंस यू गेट दिस यही है ना? कुछ गलत किया क्या मैंने कैलकुलेशन? आपको भी पता नहीं? यही है सर. ठीक है. Once you got this particular thing, now the next concept is
आपको apparent change in the frequency find out करना है. Now how can we find out that apparent change? तो आपको उसके लिए लैम्बडा निकालना बहुत जरूरी है अभी. अच्छा, इसके लिए तुम लोग मुझे पूछ रहे थे कि लैम्बडा में हम लोगों ने ये क्यों यूज किया. रुको एक मिनट. हाँ, सर अभी v इक्वल टू n लैम्डा लगाएंगे तो v कौन सा डालना है, वो डाउट रहता है कि सोर्स वाला या साउंड वाला. ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन नाउ. यस सर. क्योंकि आपने आपने ना एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम किया पता है. आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ा नहीं. तो आपने क्वेश्चन में उन्होंने बोला था वेवलेंथ ऑफ साउंड. तो आप किसका स्पीड देखोगे, साउंड का देखोगे कि सोर्स का देखोगे. डेफिनेटली साउंड का. अगर समझो वेवलेंथ एमिटेड बाय सोर्स पूछा है तो मे बी आप सोर्स के रिलेटेड पढ़ोगे. बट एक्चुअल में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा साउंड का ही स्पीड मैटर करता है. क्योंकि वेवलेंथ कौन एमिट कर रहा है, वेवलेंथ साउंड ही क्रिएट कर रहा है ना, भले ही वो साउंड सोर्स जनरेट क्यों ना करे. बट आपका क्या मैटर करता है यहाँ पे, साउंड का वेवलेंथ मैटर करता है. तो वेवलेंथ ऑफ साउंड बोला है स्पेसिफिकली. तो वेवलेंथ किसका लेना है, साउंड का. सो नाउ यू कुड यूज द फॉर्मूला ऑफ v इक्वल्स टू n लैम्बडा. सो दिस विल बिकम na लैम्बडा a. तो इधर से आपको लैम्बडा a मिलेगा v अपॉन na. तो v का वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड पुट करो, यू विल गेट फाइनल आंसर. आई होप आपको समझा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ अभी. इज इट क्लियर? हाँ सर. सर इससे आंसर ठीक है. 1.9 आएगा. और उधर कितना दिया है, 0.1. हाँ सर चेंज इन वेवलेंथ पूछा है ना, तो वो इनिशियल वेवलेंथ से भी माइनस होगा. अरे हाँ यार, ये apparent वेवलेंथ आया ना. चेंज इन वेवलेंथ मतलब डेल्टा लैम्बडा which is apparent wavelength minus actual wavelength. So you could also write apparent wavelength like v by na, actual wavelength will be v by n. ये करना पड़ेगा. नहीं, और बेटर है डायरेक्टली पहले apparent सॉरी लैम्बडा निकाल लो. तो ये समझ, ये तेरा 1.9 आ रहा है बराबर. तो लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू सिंपली v by n. सो v कितना है तेरा 17 और ये है 170. तो दैट इज आई गेस बराबर किया ना. हाँ, तो ये 0.1 होना चाहिए फिर. तो आंसर, v 340 लेंगे ना. अरे हाँ सॉरी, क्या रे तू शीतल इतनी सिंपल मिस्टेक करती है. तो ये 340 हो गया. तो अभी दैट विल बी 2. सो दैट विल बी 1.9 minus 2, so minus 0.1. तो मॉड डालना पड़ेगा अपने को and we will get a final answer as 0.1. now this is the question over. और एक आपके एग्जाम में आया है वो वाला सॉल्व करते हैं. Two tuning forks have frequency 380 and 384 hertz respectively when they are sounded together. वो वाला. And I'm saying a lot of things. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए. वैसे ये क्वेश्चन इजी है compared to the previous questions that we have solved. Why? Because we just simply need to apply some easy things and you will get a final answer. आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज दिया है गाइस, एक 380 एंड 384 है. जब हम लोग उनको साउंड टुगेदर करते हैं तो आपको ये सुनाई देता है, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बिट्स सुनाई देते हैं 4. ओके, आपको टाइम पीरियड निकालना है. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग. पहले तो आपको ये दिया है, n1 दिया है 380, n2 दिया है 384. so you can easily write that t equals to 384 minus 380. so that will be equals to 4 second. sorry, टाइम तो इसका रेसिप्रोकल होता है तो टाइम विल बी 1/4 सेकेंड. ओके, बट ये क्या होता है, ये बीट पीरियड है. और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टाइम इंटरवल बिटवीन वैक्स एंड वेन. समझ रहा है. तो दैट मीन्स मिनिमम साउंड के बीच का और मैक्सिमम के बीच का टाइम इंटरवल चाहिए. तो एक्चुअल में बीट्स अगर समझो ऐसे जा रहे हैं तो द टाइम दैट आई हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड इज द टाइम बिटवीन
दिस पर्टिकुलर कैपिटल टी, सो दैट इज 1/4। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए मैक्स और मिनिमम, तो टी विल बी कैपिटल टी बाई 2, सो दैट विल बी 1/4 का हाफ विच इज 1/8। आई थिंक आई गेस ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे किया है, नहीं समझा क्या ये वाला क्वेश्चन? समझा। एक्सट्रीमली सॉरी। सर मुझे नहीं समझा। तो अच्छा एक बात बता मेरे को, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि two tuning forks have frequency 380 and 384. When they are sounded together, they produce 4 beats. After hearing the maximum sound, how long will it take to hear minimum sound? मतलब अगर समझो हम लोग बीट को कंसिडर करेंगे तो बीट विल लुक लाइक दिस, है ना? तो हमें क्या बोला है, आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, मैक्सिमम साउंड मतलब कहाँ पे सुनाई देगा, यहाँ पे। तो आपको मिनिमम साउंड कब सुनाई देगा, यहाँ पे। सो कितने इंटरवल के बाद, दैट मीन स्मॉल टी निकालना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बीट है ना, ये यहाँ पे और यहाँ की, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड ऑफ बीट बोलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ बीट इज एक्चुअली 1/कैपिटल N, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट ऑलरेडी 4 दिया है, तो 1/4 मिल गया तेरे को। स्मॉल टी क्या हो गया, उसका हाफ t/2, सो 1/4/2 विच इज 1/8। अभी समझा? सर लेकिन आपने स्मॉल तो कैसे मतलब कैसे कंसीडर किया मिनिमम साउंड? तूने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आफ्टर हियरिंग मैक्सिमम साउंड, तुझे मैक्सिमम साउंड कहाँ पे सुनाई देता है, यहाँ पे वैक्सिंग पोजीशन पे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हियर मिनिमम साउंड? मिनिमम साउंड कहाँ पे सुनाई देता है, वेन पे। तो डिस्टेंस किसके बीच का चाहिए, वैक्स एंड वेन के बीच का। बट वी डोंट वांट डिस्टेंस, वी वांट इट इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज व्हाई वी गेट दिस एज आंसर। इज इट क्लियर? समझा समझा समझा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वर्षा ने भेजे हुए, मैं देखता हूँ मैं कुछ और यूनिक क्वेश्चन है क्या। नहीं, तो बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के। फिर इसने जो सेंड किया उसमें चेक करते हैं। अच्छा वो एक वैक्स वाला क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ। ओके, सो सेंडिंग यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक बार इसको रीड करो तो ये टाइप का भी आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। चलो अभी आपने आई गेस क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो आई एम गोना सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू। कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को वो समझते हैं। पहली चीज तो एक ट्यूनिंग फॉर्क सी है जो प्रोड्यूस कर रहा है 8 बीट्स पर सेकंड विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ डी। तो पहले आपके पास एक सी करके फॉर्क है और एक दूसरा डी करके फॉर्क है। आपको जिस फॉर्क का फ्रीक्वेंसी पता है उसका नोट डाउन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल डी फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 340 है, मैंने 340 नोट डाउन कर लिया। आपको सी का निकालना है फ्रीक्वेंसी, राइट? तो हाउ कैन यू फाइंड आउट, आपको बीट्स 332 आंसर है। पता नहीं रे मेरे को, मैंने आंसर देखा ही नहीं है। ओके सर। तूने किस निकाला है?
किसने निकाला आंसर ये? तो तेरे को आता तो है 332 करेक्ट आंसर, करेक्ट हाँ आंसर तो तो मैं आता तो है आपको तो मेरे बोली ना, तो मैं आपको बोली तो मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, मेरे को सिर्फ वो बीट का असेंडिंग और डिसेंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। वो भी तो मैंने मेरे सिखाया को तेरे को अभी, हाँ तो हो वो गया। समझ गई मैं, हाँ वो समझ गई मैं। अच्छा ये क्वेश्चन किसी को चाहिए क्या फिर गाइस, क्या आता है आपको? डू यू वांट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड? यस सर। ओके ठीक है, लेट मी टेल यू। अगर अगर समझो आपके पास 340 फ्रीक्वेंसी दिया है और आपका बीट कितना दिया है 8, तो मैंने क्या शॉर्टकट सिखाया था, +8 -8। तो मतलब सी के जो आपके फ्रीक्वेंसी होंगे, या तो वो 340 +8 मतलब 348 हर्ट्ज होगा, या तो वो हो जाएगा 340 -8 मतलब 332 हर्ट्ज। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर सेकेंड सिनारियो। अभी सेकेंड सिनारियो में क्या बोला है उन्होंने कि अगर समझो हम लोगों ने इसको फाइल किया मतलब घिसा, तो फाइलिंग के बाद आपका बीट्स चेंज होके 4 हो जाता है, बट डी को फाइल नहीं किया है, सी को फाइल किया है, तो डी का डेटा सेम रहेगा 340, और अभी आपको क्या मिलेगा, +4 -4। तो अभी आपका जो न्यू फ्रीक्वेंसी है एनसी डैश विच विल बी 340 +4 दैट इज 344, 340 -4 दैट इज 336। अभी इसमें से आपको कौन सा चूज करना है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से मतलब एकदम प्यार से सुनो। यहाँ पे आपने फाइलिंग किया है, फाइलिंग करने के बाद ट्यूनिंग फॉर्क पतला हो जाता है, और अगर समझो ट्यूनिंग फॉर्क पतला हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर डांस करेगा। दैट मीन्स जो आपका एनसी डैश का वैल्यू आ रहा है, दैट पर्टिकुलर एनसी डैश का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन एनसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि फाइलिंग करने के बाद वो स्लिम हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन सिखाया था। अभी आप एनसी डैश को कंपेयर करो, ब्लू को ब्लू के साथ कंपेयर करो और ग्रीन को ग्रीन के साथ, तो लेफ्ट वालों को लेफ्ट वाले के साथ, राइट वालों का राइट वाले के साथ, तो आपको पता चलेगा कि 344 इज एक्चुअली लेस देन 348। दैट मींस ये कंडीशन ब्लू वाला इट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि उसमें 344 लेस देन 348 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे एनसी डैश ग्रेटर चाहिए, which is possible in the second green one, जिसमें 336 greater than 332 है, that is NC dash greater than NC satisfy हुआ। तो that means green वाले condition में आपको initial पूछा है, initial कौन सा है इसमें से, 332, so the final answer will be 332। is it understandable? सर मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजो, आपको एक बार देख लो ना। A source of sound gives 5 bits per second when sounded with another source of frequency 100 bits per second. The second harmonic of the source together with the source of frequency 205 per second gives 5 bits. अरे यही तो सेम टाइप का क्वेश्चन तो किया था रेडी यार अभी इसके थोड़ी देर पहले। अभी देखो अगर समझो आपके पास 5 बिट्स मिल रहे हैं, बट किसके साथ, अगर हम लोग इसको साउंड करेंगे 100 वाले के साथ, तो दैट मीन्स आपका जो n वाला वैल्यू है वो कितना आएगा, 100 + 5 - 5, सो दैट विल बी 105 तो आएगा, या तो आपको आएगा आंसर 95। सेकेंड सिनारियो बोला है कि अगर आप इसको 205 के साथ साउंड करते हो, बट सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2 टाइम्स n, तो आपको ये वैल्यू 2n मिलेगा। तो 2n कितना हो जाएगा, 5 बिट्स, तो यहाँ पे भी 5 वहां पे भी 5, तो +5 - 5, तो ये हो जाएगा 205 + 5 2 1 10, और ये हो जाएगा 2n, तो दैट विल बी 200। सी n क्या हो जाएगा फिर, 210 का हाफ दैट विल बी इक्वल्स टू 105, और यहाँ पे हो जाएगा 100। So you need to choose the common option, that is 105. Is it clear? हाँ सर। हो गया फिर, और कोई डाउट्स आपको बीट्स में है जो आपको पूछना है, और any other kind of difficulty that you are facing? Also you guys are not solving sufficient ये अभी नेक्स्ट जीओपी में टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, फटाफट बोल दो। नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरा कभी आई गेस कल ही है क्या, सर कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में सबको डाउट है सर कैलोरीमेट्री हम लोग को टॉपिक्स में नहीं दिया, 35 टॉपिक्स में। ओके यस सर उसमें नहीं है। लेकिन तो आया था कल क्वेश्चन। वो तो ईट के रिलेटेड होगा फिर, तो वो गलती नहीं से आया सर, होगा। सर ये वो स्टीम वाला क्वेश्चन, हाँ 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 वही वाला। बट वो कैलोरीमेट्री नहीं था, वो इसका ही था, नॉर्मल वाला ही था। दूसरा टॉपिक बोलो जो जीओपी में है। सर लेकिन मेरे को उसके सम्स नहीं आते, मतलब वो जो टॉपिक
वो था ना थर्मल तो प्रॉपर्टीज का, वैसे सब मेरे को आते ही नहीं है। प्लस कैलोरीमेट्री का तो वो वाले अलग। टॉपिक का हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये जो लेक्चर जीओपी के लिए रखा गया है ना, तो जीओपी के रिलेटेड टॉपिक पहले कवर करेंगे। तो जीओपी में किसको कौन से टॉपिक में डाउट है, और मतलब कॉमन डाउट? सर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेसेस में, ठीक है। बट एडियाबेटिक मेरे प्रोसेस को एज अ सर्कुलर। हाँ सर, सर्कुलर मोशन। दोज आर इन द फेवर ऑफ सर्कुलर मोशन, रेज योर हैंड। तो मैं सर्कुलर और एडियाबेटिक करूंगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सर्कुलर और एडियाबेटिक करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको कल के लेक्चर में ज्वाइन करने से पहले मार्वल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सर्कुलर के, क्योंकि आपका सॉल्विंग नहीं हो रहा है फिजिक्स का, ऐसा मेरे को कंप्लेंट आया, सौरभ सर से आया, प्रीतेश सर से आया। तो दैट मीन्स आई नीड टू गिव यू मोर होमवर्क नाउ। तो आपको कुछ भी करके मार्वल के एटलीस्ट अगर समझो सर्कुलर के क्वेश्चन है तो उसमें से 100 सॉल्व करो। उसमें से वर्टिकल सर्कुलर के मार्वल ऊपर, का एमसीक्यू नहीं है मार्वल के एमसीक्यू नहीं है। पीडीएफ ले लो मेरे दोस्तों से, पास, नहीं है। ले लो ना पीडीएफ दोस्तों से, मांगो जिसके पास मार्वल है वो तेरे को दे देंगे। सर वर्टिकल एमटी के ऊपर एमटीजी से करूँ तो चलेगा? एमटीजी से करना है तो कर, एमटीजी में हायर लेवल के क्वेश्चन है बट सर एनसीईआरटी के है ना, तो उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी सॉल्व हो जाएगा। तेरी मर्जी। तो लेट्स try to solve this question, और like try to keep your doubt to minimum, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं properly cover कर सकूं। अगर ज्यादा से ज्यादा डाउट आप ग्रुप पे डिस्कस करोगे पहले तो वो बेटर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी बचे कुछ डाउट है हम लोग लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तो दैट विल बी मच मोर ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर एंड एज आई एम सेइंग कि आपको सॉल्विंग में क्या करना है, इधर एमटीजी और मार्वल, और फोकस करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस के ऊपर, एंड साथ ही साथ यूसीएम के क्वेश्चन के ऊपर। तो वीसीएम एंड यूसीएम ये दो क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस चाहिए मुझे। सो नेक्स्ट टाइम टॉपिक फॉर नेक्स्ट टाइम, मैं कभी से टॉपिक बता रहा हूँ, टाइप भी करके सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे। टॉपिक फॉर नेक्स्ट लेक्चर सर्कुलर प्लस, क्या बोला था, सर्कुलर और, यूसीएम। अरे नहीं रे, एडियाबेटिक कौन सा? एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेट, हाँ ओके। एंड होमवर्क क्या है, सॉल्व मार्वल और एमटीजी फॉर सर्कुलर, फोकस ऑन। पर सर अभी तो टेस्ट है हमारा 2 to 5। दे देना उसके बाद कर, जितना होता है उतना करो। मेरे को कम से कम 50 तो थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, 60 के ऊपर क्वेश्चन चाहिए मेरे को। वो अभी मेरे को बाकी कुछ पता नहीं, आपको फिजिक्स का भी करना है। आप बाकी सारे बहुत बायो 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 बहुत करते हो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत करते हो, फिजिक्स करते ना हो। तो फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूज। सोना छोड़ दो, सब छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, सब छोड़ दो, फिजिक्स चालू कर दो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। वेलकम, बाय।